देखो बेटा, बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा बेटा? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा सकते हो बेटा कोई? बेटा डिस्चार्ज का मीनिंग कोई बच्चा बता सकता है मुझे? बेटा सर एंड डिस्चार्ज, होना। यस, डिस्चार्ज मतलब खत्म होना, सस्पेंड होना, कुछ भी कर लो, कैंसिल भी कह सकते हो तुम, सस्पेंड भी कह सकते हो, या क्लोज भी कह सकते हो, या एंड भी कह सकते हो। ठीक है, ये है डिस्चार्ज का मतलब। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो सकता है? कह रहा एक तो परफॉर्मेंस की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, एग्रीमेंट और कंसेंट की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। तो आप फटाफट से इनको समझते हैं। क्या है ये बेटा? ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है आपको इसके अंदर। ठीक है, मीनिंग क्या है? कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। टर्मिनेशन का मतलब कम्स टू एन एंड, कि अब खत्म होने जा रहा है। क्या खत्म होने जा रहा है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, जो भी दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ था, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही थी, अब वो खत्म होने जा रही, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा a contract is to be discharged when it ceases to be operate। कह रहा जब उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, या फिर जब राइट्स और ऑब्लिगेशन खत्म हो जाए, तो उस केस में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। मतलब यहाँ पे इसने डिस्चार्ज की दो बातें बोल दी। क्या क्या बोल दिया? पहला उसने ये बोल दिया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाए, या फिर ऑपरेट ना हो सके, मतलब परफॉर्म ना कर सके, तब उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज बोल देंगे। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे कुछ केसेस है जहां पर राइट्स और ऑब्लिगेशन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, बट दे आर ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर देखा जाए कि एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब कैंसिल होने की बात है दोनों इकट्ठे ही आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फटाफट से देखते हैं कि को पढ़ते और समझते हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, बेटा इसका मतलब समझा सकते हो मुझे? सिर्फ इस लाइन का मतलब? काम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना, परफॉर्मेंस है जो उसकी वजह से। मतलब ये है कि आप परफॉर्म ही नहीं कर सक रहे हैं तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या बोला गया? कह रहा परफॉर्मेंस मींस डूइंग ऑफ दैट विच इज रिक्वायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें करना। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस टेक प्लेस when the parties to the contract fulfill their obligation arising under contract within the time and in the manner prescribed। कह रहा है परफॉर्मेंस का डिस्चार्ज होने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात समझ आ रही है, जो भी परफॉर्मेंस तुम्हें बोला गया था करने को, अगर उसमें कोई दिक्कतें आ रही है तो उस केस में डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का केस अराइज हो सकता है। कह रहा है इस केस में होता क्या है? द पार्टीज आर डिस्चार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। पार्टीज क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एंड की तरफ आ जाता है। बट इफ ओनली वन पार्टी परफॉर्म द परफॉर्मेंस ही अलोन इज डिस्चार्ज। कह रहा अगर सिर्फ एक पार्टी परफॉर्म कर रही है दूसरा नहीं कर रहा, तो तब भी ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सच अ पार्टी सेट्स अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द अदर हु इज गिल्टी फॉर ब्रीच। जिस पार्टी ने ये तोड़ा होगा उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, और जो भी इसका नुकसानदायी होगा। कह रहा परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ इट्स डिस्चार्ज। कह रहा जो सबसे नॉर्मल मोड है वो क्या है तुम्हारा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे यूजुअल मोड है। इसके लिए दो टाइप की परफॉर्मेंस देखी जाती है, एक्चुअल और
अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। एक्चुअल मतलब क्या है? when both the parties perform their promise, the contract is discharged. Performance should be complete, precise, according to the term of the contract. Most of the contract are discharged by performance in the manner. यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर दोनों पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड की तरफ आ गया। परफॉर्मेंस कंप्लीट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है, जैसे भी उन्होंने कंडीशन में लिखी होगी। इसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर, कह रहा टेंडर इज नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस बट इट इज ओनली एन ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सिर्फ बोला गया काम करने के लिए। वेयर द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन, जब प्रोमिसर ने क्या बोला कि भैया अपना काम करो, बट द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, प्रोमिसर ने मना कर दिया, तो टेंडर इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो उस केस में जो टेंडर है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर हो गया। तो टेंडर का केस अगर ना, कह रहे इसमें मनी टेंडर की बात नहीं आएगी, पैसे का लेन देन नहीं आएगा। तो इफेक्ट ऑफ वैलिड टेंडर इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डीम टू बी परफॉर्म्ड बाय अ टेंडर। तो जब भी टेंडर की बात आएगी तो हम मानेंगे कि उसको अपना काम करना ही पड़ेगा। तो टेंडर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इन एनी prejudicing his rights and which accrue to him against the promise। बेटा एक मिनट होल्ड कर। हाँ बेटा मेरी आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। देखो बेटा,
बेटा देखो यहाँ पर ना पहले एक कंफ्यूजन दूर करते थे तुम्हारी। मैंने ऊपर ना बहुत सारी बातें लिखी है। डिस्चार्ज का मतलब कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। तो इनमें डिफरेंशिएट करना सीखे जाना। एंड का मतलब क्या, काम पूरा कर दिया। कैंसिल का मतलब क्या, शायद किसी ने काम ही नहीं करा। सस्पेंड मतलब क्या, बीच में टर्मिनेट कर दिया। क्लोज मतलब क्या, ऑफर लैप्स हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो बेटा? तो यहां पर यही बोला गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या किया उसने, काम कंप्लीट। दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया। अटेम्प्टेड में क्या किया, एक ने रिफ्यूज कर दिया, तो एक का काम बचा हुआ, एक का काम पूरा हो गया। बेटा समझ आ गया सृष्टि, यस सर। त्रिषा, यस सर। प्रिया, प्रिया? कोई जवाब नहीं दे रहे बच्चे। यस सर आ गया। हाँ बेटा, कल का जो टेस्ट मैंने लिया था, अगर मैं बोलूं उसमें सबसे अच्छे आंसर किसने लिखे हैं, तो उसका जवाब ये है कि त्रिषा ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। सृष्टि तेरा भी आंसर सही है, बट बेटा थोड़ा सा और, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं दोनों में परसेंटेज बताऊं, तो 90 और 88% का हिसाब है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या फिर कंसेंट, क्या मतलब है इसका ये भी समझेंगे। कह रहा है एज इट एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज विच बाइंड्स देम। एग्रीमेंट क्या करता है, दोनों को बांध देता है कि आपको अपना काम पूरा करना पड़ेगा, चाहे उनके एग्रीमेंट में लिखा हो, चाहे उन्होंने खुद कंसेंट दी हो कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड, जब दोनों पार्टी अपना काम करेगी और कर खत्म कर लेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्रीमेंट पूरा कर देंगे तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन द रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, इयोडम मोडो क्वो क्विड कॉन्स्टिट्यूटर, या इयोडम मोडो डेस्टिट्यूटर। इसका मतलब क्या है, a thing may be destroyed in the same manner in which it is constituted। अगर कोई चीज दोनों के बीच में सेम तरीके से खराब हो जाती है, तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इट मींस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में बी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट विच में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। मतलब अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपने कोई कंडीशन रखी होगी, अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, तो उस केस में तुम क्या करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, तुम उससे डिस्चार्ज हो जाओगे। समझ आई मेरी बात? तो इसके अंदर जैसा जब लिखोगे, तो ये जो लाइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल वर्ड्स फालतू का टाइम वेस्ट है, सीधा यहां से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर उसने सारे टाइप बता दिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल, अटेम्प्टेड, जो हमने पढ़ लिया। एग्रीमेंट के अंदर कह रहा है एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, इसके अंदर एग्जाम में इन तीनों पे बात आती है ज्यादातर। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, बाकी आगे देखते चले जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, ए एक सेलर है, बी टू ऑन अप्रूवल विद द कंडीशन दैट इट शुड बी रिटर्न्ड विद इन 7 days इफ फाउंड वांटिंग इन एफिशिएंट फंक्शनिंग। ए ने बी को गाड़ी बेची, ए ने बी को गाड़ी बेची, तो यहाँ पर क्या बोला कि भैया मैं 7 दिन के अंदर अंदर, तो अगर मुझे कोई दिक्कत लगेगी तो मैं गाड़ी तुम्हें वापस कर दूंगा। तो गाड़ी तुम्हें मैं वापस कर दूंगा। तो उसके केस में क्या हो गया, बी में रिटर्न द केयर विद इन 7 days इफ इट इज फाउंड वांटिंग। तो कंसेंट और रिटर्न कार इज गिवन टू एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तभी बन चुका था स्टार्टिंग में ही, कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगेगी, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट बता दिया गया कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा, उस टाइम में डिस्चार्ज हो जाऊँ। पॉइंट समझ आया बेटा कि नहीं समझ आया? समझे बेटा? यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यस सर। आगे बढ़ते हैं अब।
एक सेकेंड देखो, अब वो जो मैंने बताया था इम्प्लाइड में क्या क्या है, नोवेशन। बेटा नोवेशन से क्या समझ आ रहा है, नोवेशन से क्या समझ आ रहा है बेटा, बता सकता कोई? नोवेशन वर्ड से क्या समझ आ रहा था? हाँ बेटा, नोवेशन मतलब नया, नोवेशन मतलब नया। कह रहा है नोवेशन टेक्स प्लेस when a new contract is substituted for an existing one between the same parties। कह रहा है जो भी पार्टीज है उनके बीच में ही नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए पुराने के बदले, दैट इज नोवेशन। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर बच्चों? ए ने बी से पैसे उधार लिए, एग्रीमेंट बना ए बी और सी के बीच में दैट बी शैल henceforth accept C as a debtor instead of A। The old debt A to B is and new debt C to B has confronted। मतलब ऐसा हो सकता है ए ने बी से लिया होगा, बी ने सी से लिया होगा। तो फिर ए ने क्या बोला, तू मुझे पैसा मत दे, तू सीधा सी को ए ने क्या बोला, तू मुझे पैसा मत दे, सीधा सी को पैसे दे दियो। तो उस कंडीशन में बी और सी के बीच में नया बन गया, ए और बी का खत्म हो गया। इसको कहता है नोवेशन। क्लियर? अगला, तो जब ये एग्जाम में आएगा इस पे तुम ये एक लाइन लिख सकते हो और एग्जाम्पल लिख सकते हो, वरना मुश्किल नहीं, दूसरी लाइन पढ़ो। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इज रिसाइंड, खत्म हो जाता है, इन कंसिडरेशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिगिन एंटर्ड ऑन द सेम टर्म्स बिटवीन वन ऑफ द पार्टीज एंड द थर्ड पार्टी। तो ये एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया उसने। कह रहा है दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नया बन जाता है, और वही कंडीशंस रहती है, बस तीसरे पार्टी के साथ बन जाता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल डेटर होता है वो खत्म हो जाता है, नया डेटर आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, इस पे रेसिशन, रेसिशन का मतलब क्या होता है? रेसिशन का वैसे मीनिंग क्या होता है? नया नहीं बनेगा, खत्म हो खत्म जाएगा करा पूरा। दो। यस, खत्म हो जाता है। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस व्हेन ऑल और सम ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड। कह रहा है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी कंडीशन कैंसिल हो जाती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देते हैं। कह रहा है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, या तो दोनों की सहमति से, या फिर एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस कर नहीं पाई तो उस केस में अदर पार्टी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को अपने क्लेम मांग लिए जो भी उसको नुकसान हुआ होगा और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल देखो बेटा, ये तीन एग्जाम्पल एक बार रीड करो जल्दी से। डन। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं यस। गुड्स दूंगा बी को 6 महीने के बाद, लेकिन जो गुड्स है वो आउट ऑफ फैशन हो गए, तो ए और बी ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट्रेशन, बेटा ऑल्ट्रेशन से क्या समझ आ रहा है बच्चों? ऑल्ट्रेशन से क्या समझ आ रहा है? चीज में कुछ चेंजेस लाना। मतलब ये तो हम घर पे भी नॉर्मल करते रहते हैं, ऑल्टर कर दो बातों को। तो मतलब ऑल्ट्रेशन का मतलब सिंपल सा फंडे में क्या हो गया, हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फेरबदल कर दिया, इनको चेंजेस लाना। चेंजेस लाना, वही मॉडिफिकेशन। क्लियर? तो देखो कह रहा है
हाँ क्या कह रहा है ये? Alteration of a contract may take place when or more terms of the contract is altered by mutual consent of the parties to the contract. In such a case, old contract is discharged. कह रहा है इसमें भी क्या पुराना खत्म हो जाता है, लेकिन नया नहीं बना, पुराने में बदलाव आ गया। कह रहा है A enter into a contract with B for supply of 100 bales of cotton at his godown number 1. पहले मंथ में दे दूंगा, मतलब महीने के पहले दे दूंगा। A और B में alter the terms of condition by mutual consent, बाद में उन लोगों ने चेंज कर दिया। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? देखो बेटा नेक्स्ट, रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या है? रिमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर द सम व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इन डिस्चार्ज फॉर द होल ऑफ द डेब्ट। मतलब उसने बोला भाई पूरा तो नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा दे दूंगा। को समझे मेरी बात? मतलब कि मैंने बोला भाई मुझे 5,000 रुपए दे दे, उसने कहा 5 तो नहीं 2,000 ले ले मेरे से। देखो ए ओस बी, जैसे कि जैसे त्रिशा ने मुझे बोला कि सर 10 दिन बचे हुए हैं, सारा कोर्स कंप्लीट हो जा पाएगा। मैंने कहा बेटा नहीं, सारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि मैं 90% करवा दूंगा। तो क्या मैंने तुम्हारी सारी ऑफर को एक्सेप्ट किया? क्या मैंने नो तुम्हारे सर। सारा नहीं किया? तो इसको क्या बोलेंगे? रिमिशन बोलेंगे। क्लियर? पर सर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा ऐसे? फिर हाँ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा? हाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये जैसे बात लिखा लिख दी हुआ होगी इट ना इज पूरी। नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर द रिमिशन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेब्ट। हाँ वो डिपेंड करता है ना, जैसे कि तुमने ऑफर दिया, अगर मैंने नहीं करा एक्सेप्ट तो मेरी मर्जी होगी। मैं कहा नहीं भाई तेरे से नहीं लेना फिर सामान, फिर तुमने अच्छा, सर आपसे नहीं पढ़ना, आपसे नहीं पढ़ना कि आप नहीं करवा पाओगे कोर्स। फिर वो वॉइड हो जाएगा ना हाँ कॉन्ट्रैक्ट वो का? वॉइड हो जाएगा, तो वो यस। पहले भी एग्जांपल्स थे कि जैसे नहीं 4,000 फीस नहीं, वो कह रहा था कि किस्तों में देते रहेंगे। किस्तों में देते रहेंगे, यस, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, यस। ठीक है, okay। तो ए ने बी से कितने लिए? 5,000 रुपए। ए ने बी को बोला कि मैं 5,000 रुपए तेरे को दे दूंगा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट 2,000 पेड एट द टाइम प्लेस एट विच 5,000 वर पेबल, द होल डेब्ट इज डिस्चार्ज। यहाँ पर क्या हुआ? सेटलमेंट। समझे मेरी बात? ए ने बी को बोला 5,000 दे दूंगा, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसने बोला भाई मैं 2,000 दे पाऊंगा 5 के बदले। तो उसने कहा ठीक है, कोई तू 2,000 ही दे। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और हम 2,000 रुपए लेके खुश हो जाएंगे। समझ गया मेरी बात को बेटा? अब ओके। मान ले, अब तूने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं वो कर लूंगी, आप 80% ही करवा देगा, फीस कम दूंगा ना। ठीक है बेटा आजा, आई बात समझ? हाँ सर, ठीक है। आओ आगे बढ़े। वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब क्या होता है? सुना है वेवर वर्ड? कभी नहीं सुना? नहीं सर। वेव, वेव मतलब टाटा बाय बाय खत्म। अच्छा। समझ गए अब? द वेवर टेक प्लेस व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू दैट शे नो लॉन्गर बी बाउंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो आगे काम नहीं करना चाहते, तो इसलिए कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर वेवर। हम दोनों बोला ठीक है सर इतना ही करवा दो, बहुत है, छुट्टी करो, तो आगे बात ही खत्म हो जाती। वेवर। क्लियर? समझ आ गया बेटा वेवर पॉइंट? यस सर। आओ आगे बढ़े। नेक्स्ट, मर्जर। Merger take place when an inferior right accruing to a party under contract merge into a superior right accruing on the same party under the same or some other contract। मतलब यहाँ पर क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मर्ज हो जाना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मर्ज हो जाना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, पी ने एक लीज पर प्रॉपर्टी ली, लेकिन बाद में उसने खरीद ली। अब बताओ, अब वो लीजी भी था, अब ओनर भी बन गया। समझ गए मेरी बात? मतलब मैंने किराए पे घर लिया, मैंने उसी घर को खरीद लिया,
तो मतलब मैं पहले किराएदार पहले मेरा जो अधिकार किराएदार का था, लेकिन अब मेरा मालिक का अधिकार हो गया। समझे? सुपीरियर राइट, हाँ ठीक है। यस, राइट्स मिल गए उसको। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कह रहा है इफ एन एग्रीमेंट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबिलिटी। कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इम्पॉसिबिलिटी हो काम करने की, वो वैसे ही वॉइड एब इनिशियो बन जाता है। तो ये रूल में क्या कह रहा है, दिस रूल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैगजीम्स। कह रहा है 2 मैगजीम्स में फॉलो करता है। पहला, लैक्सिकन कॉगिट एंड इम्पोसिबिलिया। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये मैगजीम लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा कह, दिस रूल फॉलोड ऑन द फॉलोइंग, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। लॉ ये नहीं देखता कि क्या इम्पॉसिबल है। और दूसरा, व्हाट इज इम्पॉसिबल डज नॉट क्रिएट ऑब्लिगेशन। लॉ ये रिकॉग्नाइज नहीं करता क्या इम्पॉसिबल है। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है तो वो ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती। क्लियर? यस तो यहाँ पर क्या बोला गया, पहला, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसको मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की जरूरत है, ये तुम खुद समझ गए हो। क्या है, जिस दिन एग्रीमेंट बना वो पहले से इम्पॉसिबल था। ए ने बी को घोड़ा बेचा, लेकिन एक्चुअल में घोड़ा मर चुका था। तो क्या बिक सकता था घोड़ा? नहीं। तो ये क्या बन गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी होगी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। नोन टू पार्टीज, पार्टीज को पता हो या पार्टी को ना पता हो, सीधी सी बात है। ए ने बी को बोला कि मैं जादू से खजाना निकाल दूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं जिंदा मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। समझ गए बेटा मेरी बात? नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तुमने पढ़ा हुआ, जिसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पहले घोड़ा जिंदा था, लेकिन जिस दिन डिलीवरी देने जा रहे थे घोड़ा मर गया। तो मतलब क्या हो गया, बाद में ये कैंसिल हो गया। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बीच में कोई चीज ऐसी, बीच में कोई अनहोनी हो जाना जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पूरी ना हो सके। इसको कहते हैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल। बात समझ आई बेटा, नहीं समझ आई? तू आगे। घर, मैंने कहा बेटा क्लास आ रही है, तूने कहा हाँ आ रही हूँ क्लास। हम दोनों मुझे कॉन्ट बन गया कि तू क्लास आएगी। रास्ते में आते तू घर चलेगी, तूने कहा सर मुझे ऑटो ही नहीं मिला, तो इसका बीच में वॉइड बन गया ये। क्लियर? अगला, डिस्चार्ज बाय सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये भी समझ गए अब तुम, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये एग्जाम में आता है काफी बार। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, बीच में कोई ऐसा काम हो जाना जिससे परफॉर्म ही ना हो सके। पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट था ना वही खत्म हो गया, वही खत्म हो गया। सी लेट अ म्यूजिक हॉल टू टी फॉर सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट ऑफ सर्टेन डेज। सी ने एक किराए पर म्यूजिक हॉल लिया कि टी से गाना गवाऊंगा, लेकिन हॉल ही चल गया उस डेट से पहले। तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया ना। टी कह रहा मैं गाना गाऊंगा, तो हॉल ले क्या। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। सृष्टि याद है तू भाग गई थी शादी के टाइम पर, हाँ हाँ तो मतलब तू ही भाग गई। अच्छा, अगर ऐसा होता मंडे भी जल जाता तो भी नहीं हो सकता डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। कह रहा है जो पर्टिकुलर स्टेट में ही नहीं, देख ये आ गया सृष्टि वाला एग्जांपल। ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शादी करेगा, लेकिन जैसी ही शादी फिक्स होने से पहले ए पागल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। मतलब सृष्टि में भाग गई, सृष्टि भाग गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। समझ आ गई बेटा मेरी बात? कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है? नेक्स्ट, डेथ और इनकैपेसिटी फॉर पर्सनल सर्विस। ये भी समझ गए होंगे तुम कि जब परफॉर्म करने वाले ही मर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज होगा ही होगा ना। एक आर्टिस्ट है, उसने बोला कि भैया मैं कॉन्सर्ट करूंगा सर्टेन प्राइस पर, लेकिन बिफोर शी कुड डू सो शी वाज टेकन सीरियसली इल, वो बहुत बीमार पड़ गई, तो शी वाज डिस्चार्ज ड्यू टू इलनेस।
तो ये इनलेस केस डिस्चार्ज होगी। ये केस है रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। कह रहा है चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन ऑफ पर्सन विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। बेटा लॉ में ही बदलाव आ गया। मान ले मैंने वीरेन को बोला, वीरेन चल भाई एक बिजनेस करते हैं, पॉलिथीन की थैलियां बनाते हैं। हमने बनाया, बहुत सारा ऑर्डर लिया। अब वीरेन का काम था बेचने का, लेकिन बनाते बनाते क्या हो गया, लॉ पास हुआ कि अब थैलियां नहीं चलेगी। तो हम कुछ कर सकते हैं, पॉलिथीन बैन। तो इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं Policy. सकते। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्योंकि वो लॉ चेंज हो गया। क्लियर। यहाँ पर वही बोला, डी ने एक बिल्डिंग लीज पर ली बी से। उसने कहा मैं इस बिल्डिंग को बना के खड़ा कर दूंगा। जब लैंड पर काम शुरू हुआ कुछ दिनों के बाद, वॉज एक्वायर्ड स्टैट्यूटरी पावर बाय रेलवे। रेलवे कंपनी ने क्या बोला, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनेगा। तो डी वॉज एक्यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डी काम ही नहीं कर सकता। क्लियर। समझ गए बेटा मेरी बात। तो इस केस में बी जो है वो इस पे केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो अपना काम करना चाहता था, लॉ के बदलने की वजह से वो काम नहीं कर पाया। क्लियर बेटा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, तुम देख सकते हो। आउटब्रेक ऑफ वॉर, भाई वॉर छिड़ गई, सामान भेजेंगे ये वो लोग, वॉर छिड़ गई, हम कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। वॉर छिड़ गई, हम कॉन्ट्रैक्ट को कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो वो भी क्या होगा, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो गया, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगी, क्योंकि वो अलाइन कहलाएगा, वो एलियन एनिमी कहला जाएगा ना। अगर अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाता है, वॉर छिड़ जाती है तो। बेटा समझ आ गया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कह रहा कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को नॉट एन एक्सक्यूज। कह रहा आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये तो ऐसा हो गया तो मैं काम कैसे करूं। कह रहा वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। कह रहा तुम्हें करना ही पड़ेगा। कह रहा भाई करूं कैसे। कह रहा एक्सक्यूज नहीं। देखो कौन कौन से केसेस है। कह रहा इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। पहला, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब बेचने में दिक्कत आ रही है। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय द मेयर फैक्ट दैट इट हैज मोर डिफिकल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू सम अनकंटेम्पलेटेड इवेंट्स और डिलेज। मतलब कुछ देरी के कारण या किसी चीज के कारण तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है, हम A sold a certain quantity of Finland timber to B to supplied between July and September. लेकिन before any timber was supplied, was broke out in the month of August and transport was disorganized. So A could not bring any timber from Finland. So held that difficulty in getting the timber from Finland did not discharge A from performance. कुछ समझे बेटा मेरी बात। कुछ टूट फूट के कारण वो बेचारा सप्लाई नहीं कर पाया, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही थी, तो उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, चाहे तो थोड़े दिन के बाद परफॉर्म कर दियो, पर तू ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं दे नहीं सकता तेरे को। क्लियर। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कह रहा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो सकता अगर तुम्हें लगता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज। तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो। कह रहा ऐसा भी नहीं हो सकता। necessary raw material is available at higher price because of outbreak of war. तुम्हें पता है ना कभी बेटा वेट, तुम्हें पता कभी प्याज के रेट बढ़ जाते हैं या कोई वॉर छिड़ेगी तो किसी चीज का रेट बढ़ गया, चीनी बढ़ेगी, कोई चीज इंपोर्ट होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो कह रहा ऐसे केस में आप ये नहीं सोचते मेरे को फायदे नहीं हो रहा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। समझे मेरी बात। मान लो मैंने एक बंदे से मैंने बोला भाई मुझे 20 किलो आलू चाहिए। उसने बोला ठीक है सर मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वॉर छिड़ गई, जहां से आलू मंगाते थे महंगा हो गया। तो मुझे ये नहीं बोल सकता सर मैं आलू बेच नहीं सकता क्योंकि वॉर छिड़ गई है, उसको मुझे बेचनी पड़ेगा। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं बनता, जिस रेट पे पहले डील हुई उस रेट पे तो बेचेगा ही बेचेगा। क्लियर। समझ आया बेटा। Yes, sir. आगे देखेंगे। इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ अ थर्ड पर्सन, कह रहा किसी तीसरे पर्सन की फेलियर की वजह से भी इम्पॉसिबिलिटी होगी तो भी डिस्चार्ज नहीं होंगे।
जैसे कि मैंने बोला सृष्टि मेरे को ना 50 किलो यार चीनी चाहिए, लाती हूँ। तो ना ठीक है सर, कल पहुंच जाएगी। लेकिन जो तेरा जहां से तू मंगवाती थी वो बंदा तेरे को दे नहीं रहा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा चाहिए। क्लियर? आई बात समझ? Yes, sir. कह रहा स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस, इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक्स खत्म होगी तब काम कर लेना, लॉकडाउन खत्म होगा तब काम कर लेना, जब दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे तब काम कर लेना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। क्लियर? फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कह रहा कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर सेवरल ऑब्जेक्ट, द फेलियर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा फेलियर से ये नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दोगे। मतलब कि मान ले जैसे यहाँ पर एक बोट का एग्जांपल दे रखा है, एच बी एग्री टू लेट आउट अ बोट टू एच फॉर व्यूइंग नवल रिव्यू ऑफ द ओकेजन ऑफ द कॉर्पोरेशन। कोई ये होता है उसको देखभाल करने के लिए, उसने देखूंगा टू सेल राउंड द फ्लीट owing to the king's illness the naval review was abandoned but fleet was assembled, the boat therefore could be used to sail round the fleet, the contract was not discharged। देखो बेटा यहाँ पर सिंपल सा फंडा मैं समझाता हूँ। कहता है जिस मकसद के लिए तुमने उस चीज को लिया है, अगर तुम्हें लगता है कि वो मकसद अब पूरा नहीं हो पा रहा, तो तुम सोचो नहीं भाई इसको वापस ले ले, मैं काम नहीं कर सकता। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा बंदा इंतजाम करो। समझे बेटा मेरी बात? मतलब जो तुम्हारा एम है वो एम अगर तुमसे नहीं हो पा रहा या वो एम ही खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लो। अब मान लो तुमने कोई चीज ठीक करने के लिए किसी को बुलाया, पेमेंट किया, पर वो जब घर पर आया देखा चीज ठीक होगी, तो भैया वो तो पेमेंट ले चुके, पेमेंट वापस थोड़ा ना करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्लासेस ली, तो देखो पॉइंट समझना। मान लेते हैं ए बंदा था, मेरे को फीस पेमेंट कर दी क्लासेस के लिए, मैंने वीडियोस भेज दी कि भैया क्लासेस ले ले, लेकिन वो बीमार पड़ गया और वो बाहर चला गया, अपने घर चला गया। मान लेते हैं भैया वो केरला का था, घर चला गया, अब वो पढ़ नहीं पा रहा, कुछ ज्यादा बीमार है, तो क्या मैं फीस वापस कर दूं? नहीं कर सकता। कह रहा फेलियर से फर्क नहीं पड़ता, फेलियर तुम हुए को थोड़े दिन बाद देख लेना तुम। समझे बेटा मेरी बात? कह रहा इफेक्ट क्या होता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का? इफेक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात देखो, कह रहा है जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। भैया कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं तो वॉइड ही बनेगा। कह रहा है जहां पर एक पर्सन वादा करता है कुछ काम करने का और वो जानता है कुछ रीजंस के लिए, लेकिन बाद में वो उसको मना कर देता है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? नॉन परफॉर्मेंस पे आ जाता है। लेकिन जो भी लॉस होगा वो रिकवर कर सकता है दूसरा पर्सन, कंपनसेट करना पड़ेगा अगर तुम बाद में मना कर देते हो तो। कह रहा अगर तुम्हें लगता है एग्रीमेंट ही वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। मतलब तुमने एग्रीमेंट उस बंदे से किया जो एलिजिबल नहीं था। जैसे यहाँ पर ए ने वादा किया बी को कि मैं 1000 रुपये दूंगा अगर तू सी से शादी करेगा, लेकिन एक की डॉटर मतलब एक की डॉटर शादी करेगा तो बी 1000 रुपये देगा, तो सी जो है वो मर गया, मतलब उसकी बेटी जो है मर गई, तो वॉइड ही हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बी मस्ट रीपे ए ₹1000, बी को वापस करने पड़ेंगे 1000 रुपये, क्योंकि वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ ऑब्जेक्ट। ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? देखो बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब बेटा क्या है? समय लिमिट, लिमिटेशन पूरा हो गया। याद है टाइम बाय डेप्थ, अगर 3 साल तक किसी का पैसा नहीं तो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम ही चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही है कि अगर तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो टाइम पीरियड ही पूरा हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, वहीं पर कैंसिल हो जाता है। क्लियर? इसके लिए समझ लो, अ प्राइस ऑफ गुड सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, बिना किसी रोक टोक के तुमने क्रेडिट पे सामान बेचा विद इन 3 years ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, वेयर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी पेड after the expiry of fixed period of credit, the price should be paid within 3 years of the expiry of the credit period।
कह रहा 3 साल के अंदर अंदर तुम्हें भरना पड़ेगा। अगर वो बंदा नहीं भर पाता तो क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर, क्रेडिटर फाइल नहीं कर सकता अपने प्राइस के लिए 3 साल के बाद, क्योंकि जो डेप्ट बिकम्स टाइम बार्ड बन जाता है और वो रिकवर नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन बाय लॉ। लॉ के थ्रू कैसे होगा? देखो बड़ा सिंपल सी बात, डेथ, बंदा मर गया वैसे ही परफॉर्म नहीं हो सकता, डेप्ट खत्म। मर्जर, मर्जर का मतलब वही लीज वाले ने क्या ले लिया, अब प्रॉपर्टी खरीद ली, इन्फीरियर की तो सुपीरियर राइट में लगे, जब मर्जर हो गया तो वहां पर भी डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब बैंक करप्ट हो गया तो भी डिस्चार्ज। उसको कोर्ट ने अनऑथराइजेशन दे दी कि तुम काम ही नहीं कर सकते, तो वैसे भी नहीं होगा। बाय राइट्स एंड लायबिलिटीज बिकम वेस्टेड इन द सेम पर्सन, कह रहा किसी भी पर्सन के जो राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं तो वो वैसे भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कह रहा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन विच कॉन्ट्रैक्ट इंपोजेस। कह रहा जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था तुमने वही वादा तोड़ दिया। तो जब पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के पूरा नहीं कर पाती उसके ऑब्लिगेशंस को, तो वो इम्पॉसिबल बन जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। कह रहा उसके लिए वो जो भी एक्शन क्या ले सकता है, उसको डैमेजेस दे सकता है इंजर्ड पार्टी को, कि भैया तेरे को जो नुकसान तू मेरे से ले ले। इसमें दो टाइप के ब्रीच होते हैं, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब ड्यू डेट के दिन मना कर देना, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब ड्यू डेट से पहले मना कर देना। फर्स्ट, एक्चुअल ब्रीच, कह रहा है एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ड्यू, भाई जिस दिन काम करना था उस दिन मना कर दिया तो ब्रीच हो जाता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू one party fails or refuses to perform his obligation under the contract. ए ने बी को बोला कि मैं सामान दे दूंगा 1 तारीख को, लेकिन he does not deliver the whole of the bit, there is a breach of contract। समझे बेटा मेरी बात को? जिस दिन ड्यूट होगी अगर उस दिन तुमने मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, actual breach of contract also occur when during performance of the contract one party fails to refuses to perform his obligation under the contract। कह रहा कभी कभार क्या होता है, परफॉर्म करते करते ही मना कर देते हैं, यार मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उस केस में भी क्या माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा। जैसे यहाँ पर सी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3000 सप्लाई करने का चेयर, लेकिन उसने बोला मैं किस्तों में करूंगा, पहले आधे करूंगा बाद में आधे करूंगा, तो यहाँ पर सी क्या कर सकता है, जो भी उसको नुकसान हुआ उससे रिकवर कर सकता है। समझे बेटा मेरी बात? और ये सब पढ़ने की जरूरत है, इसके अंदर तो नहीं आता बेटा। इसमें क्वेश्चन तुम्हारा बनता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्लियर? इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, यही। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब इट अकर्स व्हेन अ पार्टी टू एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। जिस दिन ड्यू था उससे बहुत पहले उसने मना कर दिया कि भाई मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया उसने। तो सर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना थोड़ी ना हुआ। बेटा तोड़ना ही तो हुआ। अच्छा बेटा एक बात बता, फीस दे दी तूने? हाँ बेटा मैं कोर्स नहीं कर पाऊंगा बेटा, अब बता क्या हुआ। मेरे को लगा कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही उसने मना कर दिया। ना 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 ना, परफॉर्मेंस देखो क्या लिखा हुआ, बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, जिस दिन ड्यू था उससे पहले उसने मना कर दिया यार मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही मना कर देता वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। तूने बोला सर कोर्स करवा पाऊंगा, मैंने कहा बेटा नहीं करवा पाऊंगा, दैट इज डिफरेंट। तूने फीस दे दी पहले, मैंने बोला कर लूंगा, लेकिन बीच में कहता नहीं हो पाएगा। क्लियर? समझ आ गया बेटा? Yes, sir. एक मिनट, बस बेटा इसमें और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ये दो चीजें पढ़नी थी, एंटीसिपेटरी ब्रीच और नॉन एक्चुअल ब्रीच। इसका डिफरेंस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेना, बस खत्म। क्लियर बेटा?
अब एक काम करेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आप लोग अभी कितने हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं ना, हम 12:12 पे मिलेंगे, ब्रेक है आपका 12 मिनट का, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
बेटा मेरी आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर है, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखना। हमें इसके अंदर क्या रेमेडीज का मतलब बेटा बता सकती है बेटा क्या होते हैं? रेमेडीज मतलब सृष्टि, याद नहीं सर। त्रिषा, Research. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये जो दुख Reasons पहुंचा है, वगैरह जो ये जो दुख पहुंचा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? मतलब अच्छा हमारे चोट लगने पे हम क्या रेमेडीज ले, दैट्स इट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेमेडीज ले? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो इन दोनों की वजह से चोट लगी तो क्या क्या ले? तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। कह रहा है जहां अधिकार टूटेगा वहां रेमेडी भी आएगी। रेसिशन क्या होता है, डैमेजेस क्या होता है, क्वांटम मेरिट क्या होता है, स्पेशल परफॉर्मेंस क्या होता है, देखेंगे। कह रहा है जहां जहां राइट होगा वहां वहां रेमेडी होगी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइज टू कोरिलेटेड रेमेडीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट क्या अधिकार देता है कि राइट्स के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी आती है। अगर किसी के पास राइट है पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वुड बी नो वैल्यू इफ देयर नो रेमेडी टू एनफोर्स एंड राइट इन लॉ। कह रहा अगर उसको रेमेडी नहीं मिलेगी तो राइट का क्या फायदा? भैया अगर मैं तुम्हें अधिकार दूं, उस अधिकार को तुम इस्तेमाल ना कर पाओ तो फायदा है कुछ? तो फायदा ही नहीं उस अधिकार को देने का। तो इसलिए बोला गया रेमेडी मींस गिवन बाय लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट। कि अधिकार को एनफोर्स करने के लिए रेमेडी दी गई है, उसी को बोला गया रेमेडी। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, इंजर्ड पार्टी हैज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज। कह रहा है ये रेमेडीज मिल सकती है। अगर इस चैप्टर में एग्जाम में कुछ आता है तो यही क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रेमेडीज ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। Okay, sir. रेसिशन क्या होता है? When a contract is broken by one party, the other party may sue to treat the contract as rescinded, refuse further performance। कह रहा है जहां पर एक पार्टी ने अपना वादा तोड़ दिया तो दूसरी पार्टी उस पर केस कर सकती है, या तो तू कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर, और मना कर रहा है तो या तो भरपाई कर। तो ही इज एब्सॉल्व फॉर ऑल हिज एप्लीकेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या हो जाता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट से सब कुछ, मतलब कि एक तरीके से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के योग्य नहीं रहता। जैसे कि ए ने बी को क्या किया, सप्लाई बोला कि मैं 10 बैग सीमेंट सप्लाई कर दूंगा इस दिन। बी एग्री हो गया प्राइस पर, लेकिन जैसे ही उसको रिसीट मिल गई, आफ्टर द रिसीट ऑफ द गुड्स, ए ने सप्लाई नहीं किया। तो बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू पे प्राइस। तो बी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब ए ने सप्लाई नहीं दी तो बी भी पैसे नहीं देगा। तो कोर्ट ने रेसेशन ग्रांट करी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल बाय द प्लेंटिफ। जिसको चोट लगी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइडेबल बन गया। कह रहा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉज नॉन अपरेंट ऑन इट्स फेस, डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन प्लेंटिफ। कह रहा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल होगा तो डिफेंडेंट ज्यादा हकदार होगा प्लेंटिफ से ब्लेम करने के। मतलब जिसको चोट लगी वो ब्लेम चेक करे ना करे, लेकिन जिसने चोट दी वो ब्लेम कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होगा। द कोर्ट में हाउएवर रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा कोर्ट किस तरीके से रिफ्यूज कर देती है? पहला, वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली इंप्लाइड रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्लेंटिफ कह देता पूरा कि कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाइड कर दो, मतलब कि चेंज कर दो, तो उस केस में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, या तो सर्कमस्टांसेस बदल जाती है तो पार्टी उसको रिस्टोर करना ही नहीं चाहता। तीसरा, थर्ड पार्टी हैव ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर राइट्स इन गुड फेथ, या फिर पार्टीज ने क्या गुड फेथ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, चल को तेरे पे भरोसा करके कर रहा हूं मैं। या फिर चौथा, जहां पर
उस कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा पार्ट भी सेवरेबल नहीं हो सकता, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा भाई मैं तेरे को दूध तो भेज दूंगा लेकिन मेरे पास दूध भेजने के लिए कंटेनर नहीं है, तो तुम कंटेनर भेज दो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तूने छोले भटूरे मंगाए, उसने सिर्फ भटूरे भटूरे भेज दिए, कह रहा भाई छोले नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता जहां पर सेपरेबल ना हो। नेक्स्ट, डैमेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है काफी बार। डैमेजेस एक मॉनेटरी कंपनसेशन है अलाउड टू इंजर्ड पार्टी बाय द कोर्ट फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस का मतलब जो अगर कुछ नुकसान होता है तो पैसे के तौर पे उस नुकसान की भरपाई करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसको बोल दिया गया डैमेजेस। The object of awarding damages for the breach of contract is put the injured party in the same position so far as money can do it, and as if he had not do it, being injured, that is in the position which he would have been had their performance or not breach. This is called doctrine of restitution. restitution. अब समझो पॉइंट को। बेटा देख, यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें नुकसान हो गया, अब तू नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर रहा, तो तू तेरे पोजीशन वही की वही। फॉर एग्जांपल तुम इस पोजीशन पे थे, नुकसान हुआ, तुम इस पोजीशन पे आ गए, तो तुमने डैमेजेस अगर क्लेम करी, अगर जिस पार्टी ने, ये पार्टी ने तुम्हें पैसे दे दिए, तो तुम वापस में अपनी पोजीशन पे आ जाओगे ना, तुम वापस में अपनी पोजीशन पे आ जाओगे। और अगर नहीं दिए तो? नहीं दी तो दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, डैमेजेस का मतलब ही है, वो कहता है, कोर्ट कहता है हम तुम्हें डैमेजेस क्यों दिलवा रहे हैं, जिससे तुम अपनी पोजीशन को दोबारा हासिल कर सको। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर? तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है भी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो तुम बता सकते हो कि क्या है रेस्टिट्यूशन। ठीक है या तो पैसों के थ्रू करवा सकते हैं या अपनी सर्विसेज के थ्रू, ऐसे। ना, ना पैसे ही आएंगे, मॉनेटरी कंपनसेशन। ओके ओके, डैमेजेस का मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन। ठीक है। ठीक है, अच्छा, और इसमें बेटा ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज नोन एज रूल ऑफ हैली, मतलब ये जो ऊपर का केस है वो हैली और बैक्सेंडल का है, तो हमें इस सब में मतलब नहीं है, हम सीधा यहाँ से पढ़ेंगे सेक्शन 73 से। कह रहा कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी कंपनसेशन मिलेगा उसके लॉस या डैमेजेस की वजह, डैमेजेस के लिए, तो ये जजमेंट पे बेस हुआ, इस जजमेंट पे बेस हुआ, इनके जजमेंट पे क्या है वो। कह रहा व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू, पहला, such damages which naturally arose in the usual course of thing from such breach is related to ordinary damages। इसको क्या बोला गया, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से आ जाए, कि भैया ये देखो, ये तो जैसे तेल, बेटे जब ऑयल कहीं डिलीवर करता है, तुम्हें पता है ना ऑयल का क्या होता है, लीकेज तो होती है, लीकेज तो होती है, इसको कहता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। समझे? कहता है जो नेचुरली हो जाए। दूसरा, सच डैमेजेस विच द पार्टीज न्यू, पार्टी जानती है, व्हेन दे मेड कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच, दिस रिलेट टू स्पेशल डैमेजेस। इसको क्या कहते हैं, स्पेशल डैमेजेस। बट such compensation is not to given on any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach. Such compensation for damages arising from breach of quasi contract shall be same as any other contract। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, अगर कंपनसेशन दिया नहीं जा रहा कोई इनडायरेक्ट लॉस की वजह से, तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, और कंपनसेशन अगर दिया जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें बताया सेम एज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पर्स गिर गया, तुमने पर्स उठा के दे दिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ तुमने पर्स उठा के इसलिए दिया, तुमने वो सोचा कि मैं पर्स दूं या इसको बचाऊंगी तो भैया मेरे को कुछ फायदा हो गया, तुमने बचा लिया उसको। उसके बचाने के चक्कर में तेरा पैर चला गया, तूने उसको तो बचा लिया, ट्रक के नीचे आने से पहले खुद 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 को नहीं बचा पाई, तेरे को लॉस हो गया। तो उस पर क्या क्या डैमेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये उस पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देखो। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, वेयर देखो इसमें ज्यादा नहीं, एक एक लाइन डेफिनेशन एंड ये तुम्हारा एग्जांपल बस। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कॉन्ट्रैक्ट, अरे इसको रिकॉर्डिंग पे है ना, हाँ ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द इंजर्ड पार्टी कैन रिकवर फ्रॉम द अदर पार्टी, damages are naturally directly arouse in the usual course of things of a breach। कह रहा भैया जैसा मर्जी कौन वो हो डैमेजेस, चाहे नेचुरल क्यों ना हो, मुझे मेरा डैमेजेस चाहिए, मतलब वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 क्विंटल्स ऑफ फार्म वीट टू बी, 775 रुपए का देगा पर क्विंटल। प्राइस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, द प्राइस ऑफ वीट राइज 800 रुपए, प्राइस कितना बढ़ गया, 800 रुपए का बढ़ गया। तो ए ने बोला कि मैं तुम्हें वीट नहीं बेच सकता, तो जो बी है ना वो 25 रुपए का क्लेम कर सकता है। समझे बेटा एग्जांपल, नहीं समझे? मतलब क्या हुआ, ए ने बी को बेचा कि भैया मैं सामान दे दूंगा 500 रुपए के हिसाब से, डील तो हो गई है। लेकिन डिलीवरी करते टाइम पता क्या चला, रेट जो हो गया वो 800 रुपए हो गया, मतलब 500 की जगह 1000 रुपए हो गया। वो कह रहा भाई मैं नहीं दे रहा तेरे को सामान। तो बी कहता ठीक है मत दे, तू अगर देता तो मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता था, मैं तेरे पे डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ, 500 रुपए मुझे देगा तू। समझ आएगी बेटा मेरी बात? पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके नेक्स्ट। ये एग्जांपल है, इनको और देखने की जरूरत नहीं है। ये सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर बाकी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए इनको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। बाकी हाँ आप रीड करना चाहते हो कर लेना, ये एग्जांपल्स है, एक दो एग्जांपल समझने के लिए। नेक्स्ट कौन सा था, स्पेशल डैमेजेस। कह रहा डैमेजेस अदर देन अराउजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हुआ हो, उसके अलावा कोई भी डैमेजेस हुए हों, सपोज टू हैव बीन कंटेम्पेशन of the both the parties as to probable result of the breach of contract। इस डैमेजेस को क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं। और स्पेशल डैमेजेस का जो होता है, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर राइट, कह रहा राइट की वजह से तुम लोग क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर करीबन करीबन लॉस जो होता है ना लगभग दोनों का ही होता है, लॉस जो होता है दोनों का ही होता है। जैसे कि देखो, एस ने सेंड किया स्पेसिमेंस ऑफ हिज गुड्स एग्जीबिशन के लिए, एग्रीकल्चर शो के लिए। आफ्टर द शो he entrusted some of his samples to an agent of railway company for carriage to another show ground at Newcastle। उसने कहा भाई ये सामान दूसरी जगह ले चाहिए। On the consignment note he wrote must be in a Newcastle Monday certain, मतलब कह रहा सोमवार तक पहुंच जाना उस जगह पर। Owing to be default on the part of railway company, the samples arrived late for the show। सैंपल लेट हो गया, held as could claim damages for the loss of profit at the show। तो जो यहाँ पर क्या है, वो जो इसको नुकसान होगा ना उस शो से, वो क्लेम कर सकता, अपना पूरा प्राइस क्लेम नहीं कर सकता। कुछ समझे बेटा मेरी बात? इस केस में क्या हुआ, वो सामान तो पहुंचा नहीं, लेट पहुंचा, तो लेट पहुंचने की वजह से इसको जितना नुकसान हुआ वो वही क्लेम कर सकता है सिर्फ। इसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि भैया मुझे ये चीज डिलीवर कर देना 500 रुपए की, तुमने मना इसलिए किया क्योंकि इसका रेट बढ़ गया, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ब्रीच। ठीक है, तो मैं क्लेम कर दूंगा, मेरा जितने का रेट बढ़ा हुआ मिलेगा उसका क्लेम कर दूंगा। अब हुआ क्या, मान लेते हैं मेरा लैपटॉप खराब हो गया, ऐसा गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए फिर भी सुन लो, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैंने एक दुकानदार को दिया, मैंने कहा भाई मेरा लैपटॉप ठीक कर दियो, मेरे को क्लासेस लेनी होती है। इसने कहा ठीक है भैया मैं आपको संडे तक लैपटॉप ठीक करके दे दूंगा। संडे उसने लैपटॉप ठीक करके दिया नहीं, मंडे दिया नहीं, ट्यूसडे दिया नहीं, वेडनेसडे दिया नहीं,
थर्सडे को 15 अगस्त था, दिया नहीं, सीधा कब देता है, फ्राइडे को देता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेरा क्या था, 15 अगस्त, फिर फ्राइडे को देता है। तो मैं इससे क्या क्लेम कर सकता हूँ डैमेजेस? मैं बोलूंगा भाई तेरे चक्कर में ना मैं ये 1 2 3 4 5 दिन क्लास नहीं ले पाया। अच्छा फ्राइडे को दे दिया ना लैपटॉप, मैंने कहा 4 दिन क्लास नहीं ले पाया, ये कहता भैया 15 अगस्त को छुट्टी थी, तो मैंने कहा भाई तेरे चक्कर में 3 दिन क्लास नहीं ले पाया, और मैं 3 दिन क्लास लेता तो मेरे को डेली का 1000 रुपये मिलते, तो तू मुझे 3000 रुपये देगा। समझे बेटा मेरी बात? यहाँ पर क्या क्लेम था, प्राइस का इशू था। यहाँ क्या क्लेम था, जो मैं कमा सकता था वो मैंने नहीं कमाया, तेरे चक्कर में 3 दिन मेरा इंस्टीट्यूट बंद रहा। समझे बेटा मेरी बात? इसके ऊपर ना एक बड़ा केस है उसका, आटे की चक्की का, इसमें देखता हूँ क्वेश्चन है कि नहीं है। नहीं है यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ। देखो मान लो बेटा एक ना ए था, उसके आटे की चक्की की दुकान थी, पता ना चक्की, पता है ना? Yes, sir. तो चक्की की दुकान थी, उसकी चक्की खराब हो जाती है, तो वो ठीक करने के लिए उसको चक्की देता है। वो ठीक करने के चक्कर में ना इसने बोला था 1 दिन में दे दूंगा, लेकिन उस ठीक करने के चक्कर में इसकी दुकान 5 दिन बंद रहती। तो क्या वो 5 दिन पैसा कमा पाया? क्या वो 5 दिन पैसा कमा पाया? आटे वाला? हाँ। नहीं। तो ये जो 5 दिन में जितना भी नुकसान हुआ होगा ना उसको, उसका क्लेम ले लेगा उस दुकानदार से। समझ गए? रियल लाइफ में कोई लेता नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। फंडा क्लियर? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, विंडिक्टिव एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये क्या होते हैं? कह रहा है डैमेजेस ऑफ अ ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड। ये जो ऊपर वाला केस कह रहा है तुमने जो लॉस सफर किया है, और साथ में नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग इन्फ्लिक्टेड, तुमने ऊपर से मुझे गलत चीज दी, उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। मतलब डैमेजेस तो डैमेजेस प्लस तुम्हारी हरकतों की वजह से डैमेजेस तो डैमेजेस, और तुम्हारी देखो बेटा कह रहा है साथ के साथ लॉस तो होगा ही होगा जो कंपनसेशन का, प्लस सजा भी मिलेगी। पॉइंट क्लियर? बट इन केस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, चेक का डिसोनर हो जाना, कोर्ट ने इनको भी एग्जाम्पलरी डैमेजेस बोला। मतलब जहां पर तुम्हें ठेस पहुंचती है, जहां पर तुम्हारी फीलिंग को ठेस पहुंचती है, उसको भी एग्जाम्पलरी डैमेजेस में लिखा गया है। समझ आ गई बेटा बात की नहीं समझ आई? मतलब अगर इसको समझने के लिए सिंपल सी लैंग्वेज को क्या समझेंगे, अगर तुम्हें चोट पहुंची, ठेस पहुंची तुम्हारे उसके लिए फीलिंग्स के लिए, तो उसमें तुम्हारा ये वाला डैमेजेस क्लेम हो सकता है। नेक्स्ट, नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातें, छोटा, वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट इन फैक्ट suffered any loss by reason of the breach of contract, the damages recovered by him are nominal, very small, for example a rupee। कुछ बात समझे? मतलब बहुत बड़ा मैटर नहीं था, बहुत छोटा सा मैटर था, अगर उसकी वजह से भी तुम्हें सफर होता है तो वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, उसको नॉमिनल डैमेजेस बोल दिया गया। नॉमिनल डैमेज मतलब 1 रुपए 2 रुपए, छोटी छोटी बातें। जैसे कि यहाँ पर 4 पार्टनर है, बी काम करता है 2 साल से, 6 महीने के बाद 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, अब बिजनेस आगे बढ़ाना है, अदर 2, बी ने मना कर दिया कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूंगा अंडर द इन पार्टनर्स के बीच, जो पार्टनर है अब कंटिन्यू नहीं करूंगा।
तो ही वॉज ओनली एंटाइटल्ड टू नॉमिनल डैमेजेस एज ही हैड सफर्ड नो लॉस। तो कह रहा है उसको क्या नुकसान हुआ, तो कह रहा छोटी सी बात होती है, अगर क्लेम होगा भी तो बहुत छोटा क्लेम होगा। समझे बेटा मेरी बात? नेक्स्ट, लॉस ऑफ रेपुटेशन। बेटा मुझे एक बात बता, सृष्टि अगर तेरा 1 लाख का चेक बाउंस होता है तो तेरी रेपो खराब होगी, या तेरा 200 रुपए का चेक बाउंस होता है तो तेरी रेपो खराब होगी? 200 रुपए का मतलब तेरी इतनी भी औकात नहीं है, तेरे अकाउंट में 200 रुपए भी नहीं है। समझे मेरी बात? सही, समझे नहीं समझे? समझ गई। तो मतलब जितना छोटे अमाउंट का चेक बाउंस होगा उतना तुम्हारे रेपो में बात आएगी। सोच, अंबानी का अगर 1 लाख का चेक बाउंस हो जाए, उसकी इज्जत खराब हो गई, ज्यादा, काफी ज्यादा। काफी ज्यादा, बात खत्म। यही है पूरी कहानी डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपो की। क्लियर? और इस पे एग्जांपल भी अंबानी वाला चिपका देना, यही है। ये बैंकर की कहानी देखो, लिखा हुआ ना बैंकर, ठीक है। कह रहा है डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट। अगर तुम्हें डिस्कम्फर्ट या इनकन्वीनियंस होता है तो उस केस में भी तुम क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने डिलीवरी में किसी को बोला कि भाई मेरा सामान पहुंचा दे, वो सामान लेके जाता है, तोड़ फोड़ के लेके जाता है, टूटा फूटा सामान पहुंचता है, तो मैं उस पर क्लेम कर दूंगा सामान का। या फॉर एग्जांपल मेरे को कहीं घूमने जाना है, देखो ये घूमने जाने का भी है यहाँ पर, मेरे को कहीं घूमने जाना है, मैंने पैकेज बुक करवाया, ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन वो लेके इतने गंदे रास्ते से गया, एसी वाली गाड़ी नहीं थी, ये नहीं थी, गर्मी में सुलाया, मुझे रोड पे सुलाया, तो वो क्या इनकन्वीनियंस है, तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, देखो बेटा इस सारे डैमेजेस में सिर्फ 3 डैमेजेस याद चाहिए, 4 डैमेजेस याद रखना। कौन कौन से? पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल, तीसरा विंडिक्टिव और चौथा नॉमिनल। बस ये 4 डैमेजेस याद रखना। एग्जाम में इन चारों पे डिस्कशन होती है। अगला है मिटिगेशन डैमेजेस। देखो ये भी ना, ये डैमेजेस एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि इस पे क्या होता है, क्लेम नहीं होता इसके अंदर, कि ये नेग्लेक्ट होता है। मिटिगेशन मतलब नेग्लेक्ट कर देना। It is the duty of the injured party to take all responsible steps to mitigate the loss caused by the breach. कह रहे वो खुद ही ध्यान रखे, तो he cannot claim to be compensate by the party in default for loss. तो समझ रहे हो, मतलब मिटिगेशन का मतलब है कि भैया कोई क्लेम व्लेम नहीं मिलेगा, तुम खुद ही देख लो, छोटा सा मैटर है, अगर तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो तो सॉर्ट आउट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने भाई मंगाए उससे, मैंने कहा भाई मेरे लिए छोले कुलचे ले आइयो, रायता भी ले आइयो, वो बेचारा रायता नहीं लेके आया, तो क्या करूं, मारू उसको पकड़ के, केस कर दूं उस पे? छोटा सा मैटर, ठीक है छोड़ रहने दे, दैट्स इट। और इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट बेटा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा नेक्स्ट पे जाओ, क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट क्वांटम मेरिट, 1 मिनट। कह रहा था क्वांटम मेरिट, इस पे बेटा बहुत आता है, क्वांटम मेरिट समझना। कह रहा क्वांटम मेरिट लिटरली मींस एज मच एज एंड, मतलब जितना कमा सकते हो कमा लो, क्वांटम मेरिट। A right to sue on a quantum merit arise where a contract partly performed by one party has become discharged by the breach of contract by other party। मतलब एक पार्टी के काम करा और दूसरी पार्टी ने काम नहीं किया, अगर तोड़ दिया, उस पे जितना तुमने कमाया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। समझे मेरी बात? जैसे कि फोरफिट कर लेते ना हम, सुना है, जब्त कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर भाई तूने ये पैसा, अगर तूने इस तारीख को पैसा नहीं दिया तो ये पैसा मेरा जब्त हो जाएगा। जैसे कि ए एक डीलर है, बी एक डीलर है, ए ने बी को घर बेचना चाहता है, तो एक एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में टोकन मनी दी बी ने 50,000 रुपए, और एग्रीमेंट में लिखा होगा अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो
ये पैसा तुम्हारा जब्त हो जाएगा। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। क्लियर? तो इस केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं किसी का फायदा किसी का नुकसान होगा। क्लियर बेटा? समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट पढ़ना आपको इंजंक्शन। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। कह रहा वेयर अ पार्टी इज इन ब्रीच ऑफ नेगेटिव टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो काम ना करने की वजह से, वेयर ही इज डूइंग समथिंग एंड विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू। पहले उसने बोला था काम करूंगा, लेकिन फिर बोलता भाई मेरे बस की नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। तो कह रहा उस केस में अगर कुछ ब्रीच होता है तो उसको इंजंक्शन कहते हैं। क्लियर? काम करने से मना करने को क्या कहते हैं? इंजंक्शन। समझ आ गया? द कोर्ट बाय इशूइंग एन ऑर्डर restrain him from doing but he promised not to do such an order of the court is known as injunction। बेटे पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कि मैंने तेरे से बोला कि सृष्टि तेरे को चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पढ़ना है, पर तू चैप्टर नंबर 4 पढ़ने लग गई, तो इसको कहते हैं इंजंक्शन। जिस काम को कर रहा है लेकिन वो काम कहीं और मत करियो, तो दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। जैसे कि डब्ल्यू ने एग्री किया कि एल जो है वो गाना गाएगा, सर्टेन पीरियड टू सिंग, नो नो वेयर एल्स, मतलब वो इन पीरियड पे मेरे पास ही गाना गाएगा, कहीं और नहीं गाएगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जेड किसी और थिएटर में गाना गा रहा, रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद एल। जेड ने बोला भाई एल मैं तेरे साथ गाना नहीं गा सकता। एक मिनट, सॉरी, देखो यहां पर ऐसा था, डब्ल्यू ने एल से एल के थिएटर पे गाना गाने की बात करी, डब्ल्यू ने एल के थिएटर में गाना गाने की बात करी उस पीरियड में, लेकिन आफ्टरवर्ड डब्ल्यू ने जेड के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया दूसरे थिएटर में गाना गाने के लिए। डब्ल्यू ने मना कर दिया एल तेरे से मैं काम नहीं करूंगा। इसको क्या कहते हैं? इंजंक्शन। क्या डब्ल्यू गाना गा रहा है कि नहीं गा रहा? डब्ल्यू गाना गा रहा है। डब्ल्यू ने एल को बोला मैं तेरे पास गाना गाऊंगा, लेकिन ये जेड के पास चला गया गाना गाने के लिए। इसने बोला कि मैं तेरे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मतलब तू गाना तो गा रहा है लेकिन किसी और के पास गा रहा है, मेरे पास नहीं गा रहा। दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। क्लियर? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मतलब वो कर सकता है पर उस पार्टी के पास नहीं कर रहा था। हाँ मतलब उसको गाना तो गाना था, इसके साथ गाना था ना, एल के साथ लेकिन गाना था। हाँ लेकिन वो जेड के पास पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। क्लियर? मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता ही क्यों है? तू काम करेगा लेकिन मेरे पास करेगा, किसी और के पास नहीं करेगा। एन एक फिल्म एक्ट्रेस है, एग्रीमेंट करती है डब्ल्यू के साथ और किसी के साथ भी नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्टेड एक्ट फॉर जेड, कह रहे मैं जेड के लिए काम करूंगी। तो यहाँ पर भी इंजंक्शन आ गया। अब एन ने क्या किया? डब्ल्यू के साथ काम नहीं किया, उसने जेड के साथ काम कर लिया। क्लियर? एंड लास्ट इज रेक्टिफिकेशन या फिर कैंसिलेशन। कह रहा है व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज, कह रहा है या तो फ्रॉड हो या तो दोनों की गलती हो, a contract or other instrument does not express the real intention। तो तुम्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी चीज रियल इंटेंशन बता ही नहीं सकती। जब तक पार्टी खुद ना बताए कि हम क्या चाहते थे, तब तक तुम बता ही नहीं सकते उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइंड होता है फ्रॉड और मिस्टेक की वजह से, तो इट में ascertain द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड मे इट इज डिक्रीशन रेक्टिफाइंग द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस द इंटेंशन। तो पहले तुम्हें इंटेंशन का पता लगाना पड़ेगा, इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन तुम्हारी फ्रॉड की लगती है दैट मीन्स वॉइडेबल, और इंटेंशन तुम्हारी मिस्टेक की लगती है दैट इज वॉइड। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है बेटा?
दोनों ही void है। नहीं नहीं, मैंने दोबारा तो बताया, अगर तुम्हारी इंटेंशन फ्रॉड वाली है तो ये क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। अगर तुम्हारी इंटेंशन मिस्टेक वाली है तो ये वॉइड बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है। एक